बच्चों ये जो आईआईटी क्वेश्चन बैंक का सीरीज आया हुआ है ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियरी और हेल्पफुल होने जा रहा है, लेकिन तब जब आप लोग मेरे साथ साथ इस पूरे वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक करोगे और मेरे साथ साथ ईच एंड एवरी क्वेश्चन को पेपर पेन के साथ भी करते चले जाओगे। करना क्या है बच्चों, आप लोगों को आप लोग व्हाइट पेपर और पेन अपने साथ रखो और जैसे क्वेश्चन सामने आ रहा है उस क्वेश्चन को पॉज करो, अपने से 1 सेकंड या 10 सेकंड लेकर उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो और तब प्ले करके वीडियो को उस क्वेश्चन के डिटेल सॉल्यूशन को देख लो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में जाओ और फिर वही काम करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में जाओ फिर वही काम करो। इस तरह से हो सकता है आप लोगों को ये पूरा वीडियो कंप्लीट करने में 1 घंटा से ज्यादा समय लग जाए, 1 घंटा 10 मिनट, लेकिन आप लोग सोच कर देखो कि इस तरह से आप लोग लगातार 30 चैप्टर के लिए 30 घंटा अगर इन्वेस्ट करते हो तो 30 घंटे में आप लोगों के केमिस्ट्री के फुल सिलेबस का आईआईटी क्वेश्चन बैंक कंप्लीट हो जाएगा। और ऐसा कोई भी बंदा नहीं होगा जो कि ये बोलेगा कि आईआईटी क्वेश्चन बैंक को छोड़कर हम लोग आईआईटी जेईई के एग्जाम को अटेंड कर। तो सीधी सी बात है बच्चों, ये काम तो आप लोगों को करना ही करना है अगर आप लोग आईआईटी या मेडिकल के एग्जामिनेशन में जा रहे हो। मेडिकल के बच्चों के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सारे एक्सपर्ट इस राय को रखते हैं कि मेडिकल के स्टूडेंट को भी आईआईटी क्वेश्चन बैंक करके एग्जाम को अटेंड करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट वही होता है जो कि मेडिकल या नीट के एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा हो। तो उस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने के लिए आप लोगों को ईच एंड एवरी क्वेश्चन के थ्रू गुजरना होगा। तो बच्चों मैं तो ये चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखो। अगर मनोरंजन की बात करें तो इस तरह के वीडियो में कोई मनोरंजन तो होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ तो सिर्फ क्वेश्चन और क्वेश्चन की बात ही हम लोग कर। और बच्चों वीडियो की शुरुआत करने के पहले आप लोग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो कि इस तरह के वीडियोस में और भी लाता रहूं, और क्योंकि वो सब्सक्रिप्शन ही मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। और बच्चों इस वीडियो को लाइक भी कर दो और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच इसे शेयर भी करो और उन लोगों को भी बोलो कि मेरे चैनल को प्लीज 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 सब्सक्राइब कर दे। अब बच्चों बिना हम लोग समय व्यर्थ करते हुए सीधे क्वेश्चंस पर आते हैं। ओके ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 के अनुसार क्या है, द आईयूपीएसी सिंबल फॉर द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 119 वुड बी। 119 1 के लिए क्या होता है बच्चों, अन, दूसरे 1 के लिए भी अन, और 9 के लिए क्या होता है, इन। तो इस सबों का पहला लेटर ले लेंगे तो यू और ई, तो इस हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बी। इसका सॉल्यूशन अगर आप लोग देखना चाहो तो ये है। ओके जैसा कि सॉल्यूशन में दिया हुआ है 1119 के लिए नाम क्या हो जाएगा, अनएनियम, और इसके लिए सिंबल क्या है, यूई। और आप लोग देख रहे होंगे कि ये एस ब्लॉक एलिमेंट होगा। क्यों? क्योंकि 119 जो है ये 118 के बाद आएगा, तो 118 के बाद मतलब ग्रुप 1 का मेंबर ये होने जा रहा है। ओके क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है, द एलिमेंट with Z is equals to 120 not yet discovered will be an, क्या है, ट्रांजिशन मेटल, इनर ट्रांजिशन मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल या अल्कली मेटल। आप लोग गौर से देखो 120 जो है, जैसा कि अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने डिस्कस किया था, 118 के बाद है। 118 जो है ग्रुप 18 का मेंबर है, वहां पर खत्म हुआ। 119 कहाँ आ जाएगा, ग्रुप 1 में, और 120 कहाँ आ जाएगा बच्चों, ग्रुप 2 में। और ग्रुप 2 जो है वो क्या है, अल्कली मेटल या अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, सी। सॉल्यूशन अगर आप लोग देखना चाहो तो वो ये है। ओके इसे आप लोग एक बार पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 जो है, द स्टेटमेंट दैट इज नॉट करेक्ट फॉर द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट इज। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है। तो इसमें पहला बोल रहा है, द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, ये तो सही है। दूसरा जो है, द नॉन मेटालिक एलिमेंट विथ लेसर नंबर देन मेटालिक एलिमेंट, ये भी सही है, क्योंकि नॉन मेटालिक एलिमेंट जो होता है एस ब्लॉक भी होता है, डी ब्लॉक भी होता है, एफ ब्लॉक तो पूरा का पूरा, और पी ब्लॉक में भी बहुत सारे मेटालिक एलिमेंट होते हैं, नॉन मेटालिक एलिमेंट बहुत ही कम होते हैं। सी ऑप्शन जो है वो क्या है, द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द एलिमेंट अलोंग ए पीरियड डू नॉट वेरी इन ए रेगुलर मैनर विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, बिल, ये भी सही है। क्यों? क्योंकि हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी रेगुलरली वेरी नहीं करता है, कहीं कहीं पर ज्यादा हो जाता है, कहीं कहीं पर कम भी होता है। जैसे कि आप लोग गौर करोगे ग्रुप 2 का ज्यादा होता है रिस्पेक्ट टू ग्रुप 3, उसी तरह ग्रुप 15 का भी अगल बगल से ज्यादा होता है। तो वही बोल रहा है यहाँ पर, रेगुलरली नहीं बल्कि इरेगुलर मैनर में वो बढ़ता है। अब जो डी है उसमें लिख रहा है, द ट्रांजिशन element with d subcell are filled with electron monotonically with increase in atomic number, ये गलत है बच्चों। और क्वेश्चन में यही पूछ रहा था कि कौन सा गलत है, तो इस वजह से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बच्चों, डी। आंसर अगर आप लोग देखना चाहो तो ये है, यानी कि पहला करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है, तीसरा भी करेक्ट है और चौथा इनकरेक्ट है। तो हम लोगों के थर्ड का क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं, द स्टेटमेंट दैट इज आर ट्रू फॉर द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सा सही है। तो इट रिफ्लेक्ट द सीक्वेंस ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्डर ऑफ सब एनर्जी लेवल्स एस पी डी एफ, बिल्कुल नहीं, ये गलत है। क्यों? क्योंकि एस
पी डी और एफ के ऑर्डर में नहीं भराता है, यानी कि ये जो लाइन है ना, ये बोल रहा है कि पहले एस वाला भर जाता है, फिर पी वाला भरता है, फिर डी वाला, फिर एफ वाला। ऐसा नहीं होता, आप लोग भी देखते हो कि पहले एस आता है, उसके बाद पी आता है, फिर डी आता है। तो ये कहाँ पर पीरियड 1, 2 और 3 में ऐसा देखते हैं। पीरियड 4 में अगर आप आओगे तो एस के बाद पहले डी भरता है, तब पी आता है। और फिर जैसे लास्ट के 2 पीरियड में, यानी कि पीरियड 6 और 7 में देखोगे तो पहले एस, डी का एक, फिर एफ, फिर डी, फिर पी। तो ऐसा मतलब रेगुलर मैनर है नहीं, इस वजह से ए गलत है। बी में है इट हेल्प्स टू प्रिडिक्ट द स्टेबल वैलेंसी स्टेट ऑफ द एलिमेंट, बिल्कुल ये सही है। इट रिफ्लेक्ट्स ट्रेंड्स इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट, ये भी सही है। इट हेल्प्स टू प्रिडिक्ट द रिलेटिव आयनिसिटी ऑफ द बॉन्ड बिटवीन टू एलिमेंट, ये भी सही है, क्योंकि कोई भी दो एलिमेंट के बीच हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देख सकते हैं। उस आधार पर हम लोग ये भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि रिलेटिव आयनिसिटी ऑफ द बॉन्ड बिटवीन एनी टू एलिमेंट वो क्या होगा। ओके स्टूडेंट, इसके सॉल्यूशन को अगर आप लोग देखना चाहो तो वो ये है। ओके, यहाँ पर देख लो, ए इनकरेक्ट है, बी करेक्ट है, सी करेक्ट है और डी भी करेक्ट है। तो आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा, बी, सी और डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें बोल रहा है द ग्रुप नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट। याद रखना, पहले ग्रुप नंबर, फिर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन और फिर वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 15। तो एटॉमिक नंबर 15 देख के हम लोग देख लिए कि एटॉमिक नंबर 15 नाइट्रोजन वाले ग्रुप का मेंबर है। नाइट्रोजन के जस्ट नीचे क्या होगा बच्चों, फास्फोरस, क्योंकि फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होता है और मास नंबर कितना होता है बच्चों, 31। तो बाकी चीजें देखने की जरूरत नहीं है कि एटॉमिक नंबर 15 है तो ऑब्वियस सी बात है कि नाइट्रोजन फैमिली का मेंबर है। तो बताओ तो इसका ग्रुप नंबर कितना हो जाएगा बच्चों, 15। इसका नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ तो कितना हो जाता है, ग्रुप 15 में जितने भी एलिमेंट होते हैं उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। और वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट, चूंकि वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए और कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, 3। तो वैलेंसी जो बच्चों कितना हो जाएगा, 3। तो आंसर क्या हो गया, 15, 5 और 3। ओके, तो 15, 5, 3, तो आंसर हो गया बी। इसका सॉल्यूशन को अगर आप लोग देखना चाहो तो वो ये है। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है द एलिमेंट हैविंग ग्रेटेस्ट डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, कि पहला और दूसरा आयनाइजेशन एनर्जी में सबसे ज्यादा अंतर किसमें होता है। तो कैल्शियम में फर्स्ट और सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी में अंतर नहीं होता है। याद है, कैल्शियम ग्रुप 2 का मेंबर है तो इसका थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होता है, तो इसके सेकेंड और थर्ड में अंतर बहुत ज्यादा होता है। स्कैंडियम तो वहां पर चला गया डी ब्लॉक एलिमेंट में, तो इसमें भी नहीं होगा। बैरियम में भी आप लोग गौर करो नहीं होगा, क्योंकि ये भी कैल्शियम वाले ग्रुप का मेंबर है, इसमें भी सेकेंड और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी का अंतर बहुत ज्यादा होता है। पोटेशियम की अगर हम लोग बात करें बच्चों तो ये अल्कली मेटल है, और अल्कली मेटल का पहला इलेक्ट्रॉन ये आराम से लूज करेगा, और पहला इलेक्ट्रॉन लूज करके ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लेगा, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ये एक्वायर कर लेगा। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करने के बाद ये बहुत ज्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो इससे सेकेंड इलेक्ट्रॉन का निकालना बहुत टफ हो जाता है। और बहुत टफ करने का मतलब इससे दूसरा आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होगा, यानी कि देयर इज लार्ज डिफरेंस इन बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी इन केस ऑफ पोटेशियम, दैट इज अल्कली मेटल। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, डी हो जाएगा। ओके, इसके सॉल्यूशन को अगर आप लोग देखना चाहो तो ये है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम लोग देखते हैं कि पोटेशियम 19 जो है उसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो यही एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, जिसके वजह से ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करता है, जिसके बाद सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी इसका बहुत ज्यादा होता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, पोटेशियम। मैग्नीशियम, स्ट्रोंशियम और स्कैंडियम में ऐसा कुछ नहीं होता है। ओके, ये भी उसी का एक्सप्लेनेशन ही है। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, द करेक्ट ऑप्शन with respect to the Pauling electronegativity values of the element। ये पीरियोडिक टेबल चैप्टर पढ़ाया गया था, तो वहां पर आप लोगों को पढ़ाया गया था 3 तरह के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पॉलियन, ऑलरेड-रॉसॉस और मूलिकन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसमें कि हम लोगों ने देखा था कि पॉलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ही मेन होता है और इसी के बारे में दरअसल हम लोगों को पढ़ना है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि करेक्ट ऑप्शन विथ रिस्पेक्ट टू पॉलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एलिमेंट। अगर आप लोगों को याद है तो फॉस्फोरस के बाद आता है सल्फर, और लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी घटता है, तो यहाँ पर फास्फोरस से कम होना चाहिए सल्फर का। अगर हम लोग ऑप्शन ए को देख रहे हैं तो ऑप्शन ए में फास्फोरस जो है ग्रुप 15 का मेंबर है, सल्फर ग्रुप 16 का मेंबर है। अगर आप लोग लेफ्ट टू राइट जाते हो तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है, यानी कि फास्फोरस से सल्फर का आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा, इस वजह से ये गलत ऑप्शन है। उसी तरह सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की अगर हम लोग बात करें, एल्यूमिनियम ऐसे भी देख के लग रहा है मेटल है, सिलिकॉन जो है नॉन मेटल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, मेटल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है। और ऐसे भी आप लोग देखो, पहले एल्यूमिनियम आता है, बाद में सिलिकॉन आता है। एल्यूमिनियम ग्रुप 13 का मेंबर है, सिलिकॉन ग्रुप 14 का मेंबर है, और लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है, तो इस हिसाब से सिलिकॉन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा, तो ये भी गलत हो गया। अब जो हम लोग देखते हैं टेलुरियम और सेलेनियम की बात करें तो ऑक्सीजन वाले ग्रुप का दोनों मेंबर है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम
तो आप लोग गौर करोगे कि ऊपर से नीचे जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी घटता है, सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किधर बढ़ता है, ऊपर। तो उस हिसाब से सेलेनियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा टेलुरियम से, तो ये भी गलत है। गैलियम और जर्मेनियम की अगर हम लोग बात करें, गैलियम ग्रुप 13 का मेंबर है, जर्मेनियम ग्रुप 14 का मेंबर है, और लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है, उस हिसाब से जर्मेनियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गैलियम से ज्यादा होना चाहिए, और वो है भी, यानी कि इसका आंसर जो होगा क्या होगा बच्चों, डी होगा। इसके सॉल्यूशन को अगर आप लोग देखना चाहो तो ये है, यही है। ओके, तो इसे देख लो आप लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस ऑफ कार्बन, सीजियम, एल्यूमिनियम एंड सल्फर इज। तो इन सब का करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एटॉमिक रेडियस जो है वो क्या होगा। अगर बच्चों आप लोगों को ध्यान है तो आप लोग जानते हो सीजियम जो है वो अल्कली मेटल है और ग्रुप में भी सबसे नीचे है, इस वजह से सबसे ज्यादा एटॉमिक साइज सीजियम का होना चाहिए, वो है भी, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में अगर आप लोग को याद हो तो इधर एटॉमिक साइज बढ़ता है, यानी कि लेफ्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक साइज घटने लगता है, और टॉप टू बॉटम जाने पे एटॉमिक साइज बढ़ता है। तो उस आधार पर सीजियम का तो एटॉमिक साइज सबसे ज्यादा होना चाहिए, वो है भी है। एल्यूमिनियम भी मेटल है, इस हिसाब से मेटल का एटॉमिक साइज ज्यादा होता है, तो वो है इस, लेकिन सीजियम से कम होगा क्योंकि एल्यूमिनियम समथिंग ग्रुप 13 में है, इस वजह से। सल्फर और कार्बन की अगर बात करें तो कार्बन का साइज सबसे छोटा होना चाहिए, वो है भी, क्यों, क्योंकि नॉन मेटल है और पीरियड में ग्रुप में सबसे ऊपर है, ठीक है। अब कहाँ, ग्रुप 14 में। सल्फर जो ग्रुप 16 में चले जाता है और थोड़ा नीचे है, इस वजह से सल्फर का साइज कार्बन से बड़ा होगा, तो इस हिसाब से ऑप्शन ए ही करेक्ट है। और बाकी सब कार्बन, सल्फर, एल्यूमिनियम और सीजियम का ही वेरिएशन दिया हुआ है, तो उसे आप लोग देख सकते हो कि बाकी तीनों गलत है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। इसके डिटेल सॉल्यूशन को अगर आप लोग देखना चाहो तो वो ये है, यहाँ पर ग्रुप नंबर वगैरह के अकॉर्डिंग इसे समझाया गया है, इसे भी आप लोग देख सकते हैं। इस क्वेश्चन में अगर हम लोग आते हैं तो इन जनरल द प्रॉपर्टीज दैट डिक्रीजेस and increases down a group in a periodic table respectively are। तो किसी ग्रुप में अगर हम लोग जाएं, इन ए जनरल the properties that decreases and increases down a group in a periodic table are, कि किधर बढ़ता है या घटता है, इस बारे में बोला जा रहा है। और ध्यान देना है कि पहले वाला डिक्रीजेस, यानी कि पहले वाला ऊपर बढ़ता है, नीचे घटे, और दूसरा वाला इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, दूसरा वाला इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ये ध्यान देना है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड एटॉमिक रेडियस आप लोगों को याद हो, तो आप लोगों को याद हो अगर, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऊपर से नीचे जाने पर घटता है और एटॉमिक रेडियस ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है, तो इस हिसाब से तो ऑप्शन ए ही सही लग रहा है। दूसरा देख लेते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है ऊपर जाने पर, सॉरी नीचे जाने पर घटता है, और ये जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी नीचे जाने पर घटता है, तो ये वाला जो है रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर रहा है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नीचे जाने पर घटता है, ये सही है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी नीचे जाने पर घटता है। एटॉमिक रेडियस जो है नीचे जाने पर बढ़ता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो भी नीचे जाने पर घटता है, तो लेकिन यहाँ बोला तो पहले घटे और बाद में बढ़े नीचे जाने पर, तो उसके लिए रिक्वायरमेंट ए सही है, ठीक है। तो इसका डिटेल सॉल्यूशन भी आप लोग देख सकते हो। नेक्स्ट है द आयनिक रेडियस इन ए नॉट, मतलब एंगस्ट्रम, ऑफ N3 माइनस O2 माइनस F माइनस। सब लोग को देखो, ये सब का सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज है, आप लोग गौर करोगे तो यहाँ पर N3 माइनस जो है इसमें 7 और 3 इलेक्ट्रॉन आ गया, कितना हो गया 10। ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन पहले से था, 2 और आ गया 10, और F माइनस में भी 9 था, एक और आ गया 10। मतलब ये सब का सब कैसा है बच्चों, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज के केस में क्या होता है कि हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन पर इलेक्ट्रॉन, तो प्रोटॉन की संख्या इसमें कितनी है 7, इसमें कितनी है 8, और इसमें कितनी है 9। तो चूंकि इसमें 9 प्रोटॉन है, प्रोटॉन सबसे ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन सब में सेम है, तो प्रोटॉन ज्यादा होने के वजह से प्रोटॉन पर इलेक्ट्रॉन इसमें ज्यादा है। तो बताओ, तो अट्रैक्शन फ्रॉम द न्यूक्लियस टू दी ऑल अदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा किस में होगा, फ्लो F माइनस में। क्यों, क्योंकि F माइनस के केस में ज्यादा प्रोटॉन होने के वजह से ये इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि एटम सिकुड़ जाएगा, यानी कि सबसे छोटा आयनिक साइज जो होगा वो किसका होगा, फ्लोरीन का होगा, और सबसे बड़ा आयनिक साइज जो होगा N3 माइनस का होगा। अब मिला लो आप लोग कि सबसे बड़ा N3 माइनस का और सबसे छोटा जो होगा वो किसका होगा बच्चों, फ्लोरीन का। तो ये वाला ऑप्शन आपको सही लग रहा होगा, क्योंकि इसमें सब N3 माइनस सबसे बड़ा है और F माइनस सबसे छोटा है। वैल्यू एक्यूरेट नहीं याद रखा जा सकता, इससे हम लोग कंपैरिजन करके इस तरह के क्वेश्चन को बनाते हैं। ओके, इसका डिटेल सॉल्यूशन देख सकते हो आप लोग, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, उसी का एक्सप्लेनेशन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अल्कलाइन अर्थ मेटल सल्फेट्स
हैज इट्स हाइड्रेशन एंथैल्पी ग्रेटर देन इट्स लैटिस एनर्जी। यहाँ पर ध्यान देने की बात है, बोल रहा है डेल एच हाइड्रेशन इज ग्रेटर देन डेल एच लैटिस, यानी कि लैटिस एनर्जी कम होना चाहिए और हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होना चाहिए। कब लैटिस एनर्जी कम होगा और हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगा, इस बात को समझने की कोशिश करो आप लोग। जब कैटायन का साइज और एनायन का साइज इसका डिफरेंस ज्यादा होगा, कैटायन और एनायन के साइज का अंतर ज्यादा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है लैटिस एनर्जी कम होगा। और हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा कब होगा बताओ, जब कैटायन का साइज छोटा होगा, क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी डिपेंड करता है कैटायन के साइज पर। कैटायन का साइज ज्यादा तो हाइड्रेशन एनर्जी कम। तो आप लोग से पहले देखो कि सबसे छोटा कैटायन कौन है इसमें, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर बेरिलियम जो है वो सबसे छोटा कैटायन, इस वजह से इसका हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा हो जाएगा। और भी यहाँ पर हम बताएं लैटिस एनर्जी सबसे कम होना चाहिए, लैटिस एनर्जी सबसे कम पूछ रहा है, तो सबसे कम लैटिस एनर्जी बच्चों किसके केस में होगा, लैटिस एनर्जी सबसे कम वहां पर होगा जब कैटायन और एनायन के साइज का अंतर सबसे ज्यादा हो। सल्फेट जो है बड़ा एनायन काउंट होता है, तो बताओ तो सबसे छोटा कैटायन कौन है, बेरिलियम। तो इसी केस में कैटायन टू एनायन रेशियो जो है वो सबसे ज्यादा, इस वजह से हाइड्रेशन लैटिस एनर्जी इसका सबसे कम। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा बी। इसका डिटेल सॉल्यूशन आप लोग देख सकते हो, टाइम सेविंग टेक्निक भी दिया है, इसे भी आप लोग समय देकर पढ़ सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिएक्टिव, इसमें बोल रहा है कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो है वो कौन होगा। तो यहाँ पर जब आप लोगों को ग्रुप 17 पढ़ाया जाता है, तो ग्रुप 17 में ये बोला जाता है इंटर हेलोजन कंपाउंड। इंटर हेलोजन कंपाउंड जो होता है डाई हेलोजन से कहीं ज्यादा रिएक्टिव होता है। ये डाई हेलोजन, ये भी डाई हेलोजन, ये भी डाई हेलोजन, लेकिन ये जो है दिस इज इंटर हेलोजन कंपाउंड। इंटर हेलोजन कंपाउंड में बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन क्लोरीन के बीच का बंधन मजबूत, यहाँ पर ब्रोमीन ब्रोमीन का बंधन मजबूत, आयोडीन आयोडीन का बंधन मजबूत, लेकिन ICl के बीच का बंधन कमजोर होने की वजह से इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे कम, जिस वजह से ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, डी। इसका डिटेल सॉल्यूशन देख सकते हो। ओके, इसमें पूछा जा रहा है विच वन हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। इसमें बोल रहा है हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा। ऑब्वियस ये बात है, बॉइलिंग पॉइंट वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर निर्भर करता है। वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सरफेस एरिया पर निर्भर करता है, तो सरफेस एरिया किसका ज्यादा होगा बच्चों, जिसका साइज ज्यादा होगा। आप लोग सीधा ही देख लो कि इनमें से सबसे बड़ा साइज किसका, हीलियम, नियॉन, आर्गन की जीनॉन, तो जीनॉन का सबसे बड़ा साइज, इस वजह से आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, डी हो जाएगा। ओके, इसका डिटेल सॉल्यूशन देख सकते हैं आप लोग, देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ सोडियम इज 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लग रहा है। तो बोला द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ Na+ विल बी। तो यानी कि यहाँ पर ध्यान से देखो, सोडियम से Na+ हम लोग जैसे बनाए तो उसमें लगा हम लोग को 5.1, यानी कि प्लस 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, लेकिन जैसे अब बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ Na+, यानी कि इसी को उल्टा देंगे मतलब Na+ जब एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या बन जाएगा, सोडियम। तो जस्ट रिवर्स रिएक्शन है ना, तो यहाँ पर इसके लिए डेल H का वैल्यू प्लस 5.1 था, तो इसके लिए कितना हो जाएगा बच्चों, -5.1। ओके, तो व्हाट इज द आंसर, दैट इज बी। ओके, तो इसका डिटेल सॉल्यूशन भी आप लोग देख सकते हो, यही है इसका सॉल्यूशन। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ कैल्शियम, बैरियम, सल्फर, सेलेनियम एंड आर्गन। आप लोग ध्यान से देखो, इनमें से सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसका होगा, जो नोबल गैस होगा, यानी कि आर्गन। इतना तो क्लियर हो गया कि आर्गन का सबसे ज्यादा होगा। तो देख लो, तो यहाँ चारों ऑप्शन में तो एक ही है, इसमें तो गड़बड़े हो गया कि आर्गन का सबसे ज्यादा होगा, तो आर्गन का सबसे ज्यादा है। उसके बाद सबसे कम किसका होगा बताओ, सबसे कम तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का होना चाहिए, यानी कि कैल्शियम और बैरियम में से किसका। तो कैल्शियम और बैरियम में भी, चूंकि कैल्शियम के नीचे है बैरियम और ऊपर से नीचे जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी घटता है, मतलब ऊपर बढ़ता है। ऊपर बढ़ रहा है मतलब कि कैल्शियम का ज्यादा होगा, बैरियम का कम होगा, यानी कि सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी जो होगा बैरियम का होगा। तो उस हिसाब से आप लोग यहाँ पर गौर कर सकते हो कि आंसर कौन सा दिख रहा है हम लोगों को, बैरियम वाला आंसर अपने को तो नजर आ ही जा रहा है, लेकिन बाकी चीजों को भी कंपेरिजन कर लेते हैं। कि यहाँ पर देखते हैं सल्फर और सेलेनियम जो है ये नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल का मेटल से तो ज्यादा ही आयनाइजेशन
एनर्जी होना चाहिए, तो आयनाइजेशन एनर्जी सल्फर और सेलेनियम का बैरियम और कैल्शियम दोनों से ज्यादा होगा। तो बैरियम का सबसे कम है, तो इसके बाद कौन सा होगा बच्चों, इसके बाद कैल्शियम का हो जाएगा, और उसके बाद बीच में सल्फर और सेलेनियम आएगा। सल्फर और सेलेनियम दोनों चूंकि एक ही ग्रुप का मेंबर है, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम, और ऊपर से नीचे जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी घटता है, तो ऊपर सल्फर आता है और उसके नीचे सेलेनियम, यानी कि सेलेनियम का आयनाइजेशन एनर्जी सल्फर से कम होगा। तो यहाँ पर वो उसी ऑर्डर में भी है, इस आधार पर आंसर कौन हो जाएगा बच्चों, सी। इसका डिटेल सॉल्यूशन भी देख सकते हो, यही है। क्वेश्चन नंबर 12 में है आइडेंटिफाई द लीस्ट स्टेबल आयन अमॉन्ग द फॉलोइंग। इनमें बोल रहा है कि सबसे कम स्टेबल आयन जो है वो कौन सा होगा। ऐसे अगर डायटोमिक आयन रहता तो वहां पर हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वगैरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर चूंकि मोनोएटॉमिक आयन है तो हम लोग सामान्य तौर पर देखते हैं कि किसमें इलेक्ट्रॉन लेने या देने का क्षमता सबसे कम होगा। तो जैसे लिथियम की बात करें तो लिथियम में तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 1, तो ये एक इलेक्ट्रॉन तो आराम से दे के नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करना चाहिए, यानी कि Li+ तो है सबसे ज्यादा स्टेबल है, लेकिन अपने से पूछ रहा है क्या, लिस्ट स्टेबल। यहाँ पर B- को भी देखें, बोरोन का क्या होता है बच्चों, बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 3, तो ये एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है आराम से, यानी कि ये भी उतना ज्यादा अनस्टेबल नहीं है। कार्बन भी नॉन मेटल है तो कार्बन भी एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है। लेकिन बेरिलियम की अगर हम लोग बात करें तो बेरिलियम का 2 2, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे ना तो 2s2 जैसा कॉन्फ़िगरेशन इसका आएगा, तो यानी कि इसमें 1s1 भी लिख सकते हो 2s2, यानी कि इसके दोनों ऑर्बिटल जो हैं पूरी तरह से भरे हुए हैं। तो बताओ तो बेरिलियम में चूंकि 2 ऑर्बिटल है, दोनों पूरा का पूरा भरा हुआ है, तो ये 5वां इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा कि नहीं लेना चाहेगा, नहीं लेना चाहेगा, तो इस वजह से B- सबसे कम स्टेबल होता है, तो आंसर हो जाएगा बी। इसका सॉल्यूशन भी आप लोग देख सकते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 में है दिस सेट रिप्रेजेंटिंग द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल इज। कह रहा है कि करेक्ट ऑर्डर बोल रहा है फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल का। तो बेरिलियम मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, पोटेशियम सोडियम लिथियम है। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी ग्रुप में आयनाइजेशन पोटेंशियल ऊपर की ओर बढ़ता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग सजाएं लिथियम सोडियम और पोटेशियम को, तो लिथियम का सबसे ज्यादा होना चाहिए, फिर सोडियम, और तब जाके पोटेशियम। तो यहाँ पोटेशियम का सबसे कम होना चाहिए, लेकिन ये ज्यादा, तो ये गलत है। इसी तरह से यहाँ पे बेरिलियम मैग्नीशियम और कैल्शियम को देखें तो बेरिलियम ऊपर रहता है, मैग्नीशियम नीचे और कैल्शियम उसके भी नीचे। तो इस हिसाब से सबसे ऊपर कौन है, बेरिलियम। तो बेरिलियम का आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा, तो बी आंसर होना ही चाहिए, ये सही है। नाइट्रोजन, कार्बन और बोरोन की अगर हम लोग बात करें तो नाइट्रोजन का आयनाइजेशन एनर्जी एक्सेप्शनली हाई होता है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन का तो सबसे कम क्यों होता है एक्सेप्शनली हाई, तो इसका स्टेबल हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल होने की वजह से। यहाँ जर्मेनियम, सिलिकॉन और कार्बन की बात करें तो यहाँ भी तीनों एक ही ग्रुप का मेंबर है, कार्बन, उसके नीचे सिलिकॉन और उसके नीचे जर्मेनियम। तो इस हिसाब से सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसका होगा बच्चों, कार्बन का, जिस वजह से कार्बन का आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो उल्टा दिया तो इसलिए ये गलत है। ओके, तो आंसर हो गया बी। इसका डिटेल सॉल्यूशन देख सकते हो आप लोग। ओके, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेडियस इज, यहाँ पर पूछ रहा है कि रेडियस का करेक्ट ऑर्डर जो है वो क्या होगा। तो हम लोग देख रहे हैं नाइट्रोजन, बेरिलियम, बोरोन। उसके पहले हम लोग पीरियोडिक टेबल का चीज देख लेते हैं। पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक रेडियस किधर से किधर बढ़ता है, तो एटॉमिक रेडियस पीरियड में आगे जाने पर घटता है और ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। तो नाइट्रोजन है, बेरिलियम है, बोरोन है। देख लेते हैं इसके रिलेटिव पोजिशन में। नाइट्रोजन इधर रहता है, यहाँ बेरिलियम है, और इधर में रहता है बोरोन। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी सॉरी एटॉमिक साइज जो है वो घटता है, तो सबसे बड़ा किसका होना चाहिए, बेरिलियम का। लेकिन यहाँ पर तो नाइट्रोजन का सबसे छोटा दिखा रहा है, तो वो तो चलेगा, लेकिन बेरिलियम का सबसे बड़ा होना चाहिए, लेकिन है नहीं, तो इस वजह से ये गलत हो गया। इसी तरह सोडियम, लिथियम और पोटेशियम की बात करें तो लिथियम सबसे ऊपर रहता है, तब नीचे सोडियम और उसके नीचे पोटेशियम। इस आधार पर पोटेशियम तो सबसे बड़ा होना चाहिए, लेकिन लिथियम सबसे छोटा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये भी गलत है, ये भी गलत है। Fe3+2+4+, इसमें तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आयन का कॉन्सेप्ट क्या है कि इलेक्ट्रॉन जितना निकालते चले जाओगे साइज उतना कम होते चले जाएगा। तो Fe2+ का साइज सबसे बड़ा, क्योंकि इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन निकला है। Fe3+ में एक और इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो बताओ तो इसका साइज Fe2+ से कम होना चाहिए। और Fe4+ में एक और इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो Fe4+ का साइज सबसे छोटा होना चाहिए, लेकिन Fe4+ यहाँ सबसे बड़ा दिखा रहा है, इस वजह से ये भी गलत है। तो आंसर क्या होगा बच्चों, F-O2-N3- और इस तरह का क्वेश्चन आइसो
इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज वाला भी जस्ट पिछला 1-2 क्वेश्चन पहले हम लोगों ने देखा था। ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज है, सबों में 10-10 इलेक्ट्रॉन है, आप लोग गौर कर लेना। लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन चूंकि फ्लोरीन में सबसे ज्यादा है, इस वजह से हाईएस्ट न्यूक्लियर चार्ज होने की वजह से F- जो है इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा न्यूक्लियस की तरफ, जिस वजह से कॉन्ट्रैक्शन इन साइज होगा। और इसमें साथ ही प्रोटॉन है, जिस वजह से ये कम खींचेगा, इस वजह से इसका साइज रिलेटिवली बड़ा होगा। ओके, इसका डिटेल सॉल्यूशन देख सकते हो आप लोग, यही है। क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहे हैं कि द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमॉन्ग द फॉलोइंग, गलत पूछ रहा है। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट जो है उसमें है द फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ एल्यूमिनियम इज लेस देन द फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम। बिल्कुल सही बात है। क्या इसमें सच्चाई है कि एल्यूमिनियम का फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी मैग्नीशियम से कम होता है? लेकिन ध्यान से अगर गौर करोगे तो आप लोग देखना, मैग्नीशियम के बाद है एल्यूमिनियम, और लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है तो एल्यूमिनियम का ज्यादा होना चाहिए। लेकिन मैग्नीशियम का स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से एक्सेप्शनली अगल और बगल दोनों से ज्यादा होता है, यानी कि एल्यूमिनियम से ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी मैग्नीशियम का होता है। ये सही बात है यहाँ पर, लेकिन ये ऑप्शन नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है इनकरेक्ट कौन सा है, ये सही है, गलत ढूंढना है। द सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम इज ग्रेटर देन द सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ सोडियम, ये भी गलत है। सोडियम अल्कली मेटल है, अल्कली मेटल में पहला इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर जाता है, और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जैसे ये एक्वायर करेगा तो अब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना टफ, यानी कि इसका सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी अल्कली मेटल का बहुत ज्यादा होता है, और अल्कलाइन अर्थ मेटल में सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी कम होता है। क्यों? क्योंकि ये आराम से एक इलेक्ट्रॉन लूज करके नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करना चाहेगा, यानी कि ये जो है गलत है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ सोडियम इज लेस देन द फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम, ये सही बात है कि सोडियम और मैग्नीशियम में जैसे तुम गौर करोगे, सोडियम के बाद मैग्नीशियम आता है और लेफ्ट राइट जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है, तो फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल सोडियम का कम होगा मैग्नीशियम से। ओके, इसके बाद लिखा द थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम इज ग्रेटर देन थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ सोडियम, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि मैग्नीशियम के केस में 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लिया, जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लेता है उसमें से तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाल पाना काफी टफ हो जाता है, इस वजह से मैग्नीशियम का थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी सोडियम से ज्यादा होगा, यानी कि ये भी सही है, ये भी सही है, गलत ये है और गलत ही हम लोग का आंसर है। आंसर क्या होगा? बी होगा। इसका डिटेल सॉल्यूशन भी आप लोग देख सकते हो, ये ए बी सी के बारे में दिया, सी करेक्ट है, ए करेक्ट है, बी जो है वो इनकरेक्ट है, और इनकरेक्ट वाला ही आंसर है अपना। 16 में बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें से किसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? तो आप लोग गौर करके यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। मैग्नीशियम का नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद, इसमें 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे ना। टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 24 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 3 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो क्या बच गया? सॉरी 22 होता है टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर, तो 22 में 3 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो क्या बच गया? 19, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? आर्गन और 3d1, मतलब एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें होगा। ठीक है, Fe3+ का देखेंगे तो वेनेडियम का एटॉमिक नंबर होता है 23 में 3 गया तो 20, यानी कि आर्गन और 2 इलेक्ट्रॉन बच गया, तो यहाँ पर 3d2 यानी कि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे। Fe2+ की बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें निकल गया तो d6 कॉन्फ़िगरेशन इसका आएगा। d6 करने का मतलब आप लोग गौर से देखो, d6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, तो यानी कि कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे? 4, तो आंसर कौन हो गया बच्चों? डी। इसका डिटेल सॉल्यूशन भी देख सकते हो, यही है कि इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो इस तरह से हम लोग देख लेंगे। Among the following element whose electronic configuration are given below, the one having the highest ionization energy, इनमें बोल रहा है कि सबसे ज्यादा ionization energy किसका होगा? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से निकालना तो काफी आसान है। इसमें देखो 3p1 है तो एक इलेक्ट्रॉन तो ये आराम से छोड़ देगा और यहाँ पर कंप्लीटली फुलफिल्ड ऑर्बिटल बचेगा, मतलब स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। यहाँ पर क्या होगा बच्चों, आप लोग गौर करो कि ये 3p3 है, 3p3 करने का मतलब जस्ट हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल है ना। p3 करने का मतलब क्या हुआ? 1 2 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जस्ट हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल है, जिस वजह से इसका आयनाइजेशन एनर्जी कंपैरेटिवली हाई होगा। यहाँ भी p3 कॉन्फ़िगरेशन है तो इसका भी कंपैरेटिवली हाई होगा, लेकिन यहाँ पर जो आप लोग देख रहे हो 3p2, इसका 3p1 3p3 से कम होगा, यानी कि कम आयनाइजेशन एनर्जी ए और सी का हो गया, इन दोनों का ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होगा। अब इन दोनों में ज्यादा किसका होगा? आप लोग देख रहे हो नियॉन है, आर्गन है, और यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नीचे वाले में ज्यादा हो जा रहा है, जिस वजह से होगा क्या
कि ऊपर जाने पर आयनस एनर्जी बढ़ता है, तो कम एटॉमिक नंबर किसका है, बी का, तो बी वाले का आयनस एनर्जी कम होगा और डी वाले का आयनस एनर्जी ज्यादा होगा। इसे आप लोग डिटेल मैनर में भी देख सकते हो। यही इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट इन साइज, इसमें बोल रहा है सबसे छोटा साइज किसका होगा, तो ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का ही केस है। N3 माइनस में 10 इलेक्ट्रॉन, O2 माइनस में 8 और 2 10, यहाँ 11 में एक गया तो कितना हो गया 10, यहाँ भी F माइनस में क्या है 9 और 1 10। तो अभी मैंने बताया कि यहाँ पर प्रोटोन को गिनना होता है, तो इसमें 7 प्रोटोन है, इसमें कितना प्रोटोन है 8, इसमें कितना प्रोटॉन है 9, और इसमें आप लोग देखो 11 प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन पर इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा किसमें है, डी वाले में। तो जिसमें प्रोटॉन पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, यानी कि प्रोटॉन न्यूक्लियस में ज्यादा होगा, तो वो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ ज्यादा खींचेगा या कम खींचेगा, वो अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा, जिस वजह से साइज जो है एटम का छोटा हो जाएगा कि बड़ा, वो साइज जो है एटम का छोटा हो जाएगा। ओके, तो उस आधार पर हम लोगों का आंसर कौन हो जाएगा बच्चों, डी हो जाएगा। इसका डिटेल सॉल्यूशन भी देख सकते हो आप लोग, यानी कि Na+ है स्मॉलेस्ट साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। द फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन आर इन द ऑर्डर, कि यहाँ पर फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल के वेरिएशन को एक बार देख लेते हैं कि पीरियड में लेफ्ट टू राइट बढ़ता है, ग्रुप में ऊपर जाने पर बढ़ता है। अब आप लोग देखो सोडियम के बाद आता है मैग्नीशियम, उसके बाद एल्यूमिनियम और उसके बाद सिलिकॉन, लेकिन मैग्नीशियम का एक्सेप्शनली हाई होता है आयनाइजेशन पोटेंशियल। बताओ तो क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम का स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है 3s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो कि फुलफिल्ड ऑर्बिटल है, जिस वजह से मैग्नीशियम का आयनाइजेशन पोटेंशियल बाकी सबसे ज्यादा होता है। तो इसलिए मैग्नीशियम का आयनाइजेशन पोटेंशियल अगल और बगल दोनों से ज्यादा हो जाएगा। तो आंसर ए जो है यहाँ पर सही है। बाकी वेरिएशन को अगर देखोगे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन वाला ही है, लेकिन वो सब इससे अलग है, इस वजह से आंसर ए होगा, बाकी सब गलत। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो आप लोग। ओके, इसमें लिखा हुआ है द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इंक्रीजेस इन द ऑर्डर, कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस ऑर्डर में बढ़ेगा। क्या है ऑर्डर, कार्बन, नाइट्रोजन, सिलिकॉन और फास्फोरस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के भी वेरिएशन को देख सकते हैं। पीरियोडिक टेबल में ग्रुप में ऊपर बढ़ता है, लेफ्ट टू राइट जाने पे पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है। यहाँ हमारे पास क्या क्या है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है। तो इन सब को हम लोग रिलेटिव पोजीशन के आधार पर सजा लेते हैं सबसे पहले। तो अपने पास क्या है बताइए, कार्बन है, कार्बन के बाद आता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद आता है फास्फोरस जो कि नीचे रहता है नाइट्रोजन के, और सिलिकॉन जो होता है वो कार्बन के नीचे रहता है। तो इस आधार पर आप लोग देखो तो ऊपर वाले का आयनाइजेशन, ऊपर वाले का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा और लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा। तो इस आधार पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका होगा बच्चों, नाइट्रोजन का, और सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका होना चाहिए, सिलिकॉन का। तो आप लोग देख लो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन और सबसे कम सिलिकॉन वाला ऑप्शन कौन सा है। तो यहाँ पर हम लोगों को तो सी वाला ऑप्शन नजर आ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा सी, बाकी सब गलत होगा। ओके, इसका डिटेल सॉल्यूशन भी आप लोग देख सकते हो, यही इसका एक्सप्लेनेशन है। 21 में बोल रहा है एटॉमिक रेडियस ऑफ फ्लोरीन एंड नियॉन इन एंगस्ट्रम यूनिट्स आर रेस्पेक्टिवली गिवन बाय। यहाँ वैल्यूज हम लोग याद नहीं कर सकते हैं, हम लोगों को अंदाजा लगाना होता है। तो यहाँ पर देखो लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज जो होता है वो घटता है। तो फ्लोरीन के बाद आता है नियॉन, तो सामान्य तौर पर दिमाग में ये आ जाता है कि फ्लोरीन का साइज ज्यादा होगा, नियॉन का कम होगा। लेकिन नियॉन के केस में होता क्या है, यहाँ पर वंडरवाल्स रेडियस हम लोग लेते हैं। कौन सा रेडियस, वंडरवाल्स रेडियस, और फ्लोरीन के केस में कोवेलेंट रेडियस लेते हैं। तो आप लोग गौर करो कि कोवेलेंट रेडियस से वंडरवाल्स रेडियस बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वो एक्चुअल साइज से बड़ा हो जाता है, क्योंकि वहां पर एटम टच में नहीं रहते हैं, जिस वजह से यहाँ पर एक्सेप्शनली नियॉन का साइज जो होगा फ्लोरीन से बहुत बड़ा होगा। तो उस आधार पर जो आंसर ऐसा कौन सा दिख रहा है जिसमें पहले वाला छोटा और बाद वाला बड़ा हो जाए, तो वो है आंसर ए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए। इसका डिटेल सॉल्यूशन भी देख सकते हो आप लोग, यही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है द फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स रेस्पेक्टिवली गिवन बाय। यहाँ पर भी हम लोगों को रिलेट ही करना है।
आयनेशन एनर्जी की अगर हम लोग बात करें तो वो भी ऊपर बढ़ता है, लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनेशन एनर्जी बढ़ जाता है। तो उस आधार पर अगर आप लोग देखो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के रिलेटिव पोजीशन को, ये नाइट्रोजन है और उसके बाद आता है ऑक्सीजन। लेकिन इस ऑर्डर के अनुसार नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आयनेशन पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन आयनेशन पोटेंशियल नाइट्रोजन का ज्यादा होता है ड्यू टू इट्स स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, यहाँ पर 2p3 कॉन्फ़िगरेशन होता है। 2p3 कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से जिसको कि जस्ट हाफ फील्ड ऑर्बिटल हम लोग बोलेंगे, जो कि बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, नाइट्रोजन का आयनेशन पोटेंशियल ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग रिलेट करेंगे कि पहला वाला ज्यादा होना चाहिए और ऑक्सीजन का कम होना चाहिए। तो देखो तो कौन सा है जिसमें पहला वाला ज्यादा और बाद वाला कम, तो ये आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ए हो जाएगा। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। पहले इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, इसे आप लोग देख लेना। क्वेश्चन नंबर 23 में है द हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ Mg2 प्लस इज लार्जर देन दैट ऑफ Al3 प्लस Na प्लस Be2 प्लस Mg3 प्लस। इसे ध्यान से देखना है, हाइड्रेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो हाइड्रेशन एनर्जी किस बात पर निर्भर करता है, तो डेल एच हाइड्रेशन की अगर हम लोग बात करें तो साइज जितना छोटा रहेगा हाइड्रेशन एनर्जी उतना ज्यादा, और चार्ज जितना ज्यादा होगा तो हाइड्रेशन एनर्जी उतना ज्यादा, यानी कि साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है और चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो मैग्नीशियम Mg2 प्लस से ज्यादा चार्ज आपको कहाँ कहाँ नजर आ रहा है, तो Mg2 प्लस से ज्यादा चार्ज आपको A में नजर आ रहा है, 3 में, D में नजर आ रहा है, यानी कि Mg2 प्लस से ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होगा, Mg2 प्लस से ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होगा A का और डी का। इसी तरह से आप लोग गौर कर रहे हो कि Mg2 प्लस और Be2 प्लस का चार्ज सेम है, लेकिन Be2 प्लस का साइज होगा मैग्नीशियम से काफी कम है। Be2 प्लस का साइज कम होने के वजह से हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो Be2 प्लस का भी Mg2 प्लस से ज्यादा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पूछ रहे हैं हाइड्रेशन एनर्जी Mg2 प्लस इज लार्जर देन, यानी कि Mg2 प्लस से कम हाइड्रेशन एनर्जी किसका होगा, तो ऑब्वियस सी बात है Na प्लस का होगा। क्यों, क्योंकि Na प्लस का साइज जो है वो Mg2 प्लस से बड़ा है और चार्ज जो होता है वो Mg2 प्लस से छोटा है, इस वजह से हाइड्रेशन एनर्जी Na प्लस का Mg2 प्लस से कम हो। तो यहाँ आंसर क्या हो गया, बी। इसका डिटेल सॉल्यूशन भी देख सकते हो आप लोग, यही इसे पढ़ लेना आप लोग। इसमें बोल रहे हैं द एलिमेंट विद द हाईएस्ट फर्स्ट आयनेशन पोटेंशियल, सबसे ज्यादा आयनेशन पोटेंशियल किसका है। सबसे आसान क्वेश्चन है, लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनेशन पोटेंशियल बढ़ता है, टॉप टू बॉटम जाने पर घटता है। तो इन सारे एलिमेंट को हम लोग सजा लेते हैं। कार्बन है बच्चों, कार्बन के बाद होता है ऑक्सीजन, के बीच में होता है नाइट्रोजन और बोरोन सबसे पहले होता है। तो हम लोग जानते हैं लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनेशन पोटेंशियल बढ़ता है। तो लेकिन यहाँ पर अभी बार बार आ रहा है कि नाइट्रोजन जो ग्रुप 15 का मेंबर होता है उसमें 2p3 कॉन्फ़िगरेशन, जो कि बहुत ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है जस्ट हाफ फील्ड ऑर्बिटल होने की वजह से। इस वजह से यहाँ पर नाइट्रोजन का क्या होगा, आयनेशन एनर्जी सबसे ज्यादा की सबसे कम, सबसे ज्यादा। तो आंसर क्या हो गया, सी। इसका डिटेल सॉल्यूशन भी देख सकते हो, यही इसका आंसर है। 25 में है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सेकेंड आयनेशन पोटेंशियल ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। यहाँ पर भी वही बात है, सबको पहले हम लोग सजा लेते हैं। कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फिर फ्लोरीन है। तो इन तीनों की अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों ने अभी देखा कि कार्बन से ज्यादा होगा किसका, ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन से ज्यादा होगा किसका, नाइट्रोजन का। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों नाइट्रोजन का ज्यादा, क्योंकि जस्ट हाफ फील्ड ऑर्बिटल होने के वजह से नाइट्रोजन का आयनेशन पोटेंशियल बढ़ जाता है। किससे किससे ज्यादा होता है, कार्बन से भी ज्यादा और ऑक्सीजन से भी ज्यादा। लेकिन ये सारा बात जो था ये फर्स्ट आयनेशन पोटेंशियल के लिए लागू होता था, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत क्या है, दिस इज सेकेंड आयनेशन पोटेंशियल, यानी कि पहला इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद। तो पहला इलेक्ट्रॉन जब निकल जाएगा तो आप लोग सोचो कि कार्बन जो है वो किस तरह से काम करेगा, बोरोन की तरह, नाइट्रोजन किस तरह से काम करेगा, कार्बन की तरह, ऑक्सीजन किस तरह से काम करेगा, नाइट्रोजन की तरह, और फ्लोरीन किस तरह से काम करेगा, ऑक्सीजन की तरह। क्यों इस तरह से ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन में 6 के बजाय 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी निकल चुका है। हम लोग सेकेंड आयनेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं ना, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने की बात कर रहे हैं। तो पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद कार्बन में 5 इलेक्ट्रॉन, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, और इसमें 7 इलेक्ट्रॉन, और इसमें कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो 7 इलेक्ट्रॉन जिसमें होगा तो उसका 2p3 कॉन्फ़िगरेशन होगा। इस वजह से ऑक्सीजन का सबसे ज्यादा आयनेशन पोटेंशियल हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर आंसर जो होगा बी और सी में होगा। ऑक्सीजन के बाद कौन हो जाएगा बच्चों, फ्लोरीन, तब नाइट्रोजन, तब कार्बन। तो ये कौन सा आंसर है, सी हो जाएगा। इसका डिटेल सॉल्यूशन भी देख सकते हैं आप लोग।
यहाँ पर जो सॉल्यूशन दिखाया जा रहा है ये एक एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ने के बाद, यानी कि सब प्लस प्लस प्लस, तब ना इसका सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात करेंगे। तो बताओ तो सबसे ज्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका है? 25 का, इस वजह से ऐसे। ओके, ये भी आप लोग देख सकते हो, यहाँ भी उसी का एक्सप्लेनेशन है। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा जा रहा है दी ऑप्शंस विथ ओनली एम्फोथेरिक ऑक्साइड इज आर, बोल रहा है कि इसमें सिर्फ एम्फोथेरिक ऑक्साइड होना चाहिए। जैसे कि NO के बारे में बोले तो NO तो न्यूट्रल ऑक्साइड है, जिस लेकिन B2O3 एसिडिक ऑक्साइड है, PbO जो है ये एम्फोथेरिक, SnO2 एम्फोथेरिक है, लेकिन यहाँ बोला सिर्फ एम्फोथेरिक, तो ए तो नहीं होगा इसमें। Cr2O3 एम्फोथेरिक हो सकता है, लेकिन CrO चूंकि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में, इस वजह से ये बेसिक ऑक्साइड है। तो SnO और PbO भी एम्फोथेरिक है, इस वजह से बी भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक बेसिक ऑक्साइड आ गया। क्वेश्चन पूछा सारा का सारा एम्फोथेरिक। Cr2O3 एम्फोथेरिक है, BeO एम्फोथेरिक है, SnO और SnO2 सब एम्फोथेरिक है, इसलिए ये सी ऑप्शन सही है। ZnO, Al2O3, PbO और PbO2 ये सारा का सारा एम्फोथेरिक है, तो आंसर डी भी होगा, यानी कि सी और डी जो है यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। इसका डिटेल सॉल्यूशन देख सकते हो। सॉल्यूशन में जो यहाँ पर बोला जा रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पर ए होना चाहिए और यहाँ पर बी होना चाहिए। दिस इज बी एंड दिस इज ए। ए में क्या है? इनकरेक्ट, बिकॉज NO इज न्यूट्रल ऑक्साइड। अब बी जो है इनकरेक्ट, क्यों? क्योंकि CrO जो होता है वो बेसिक ऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग। इसमें बोल रहा है आयनिक रेडियस ऑफ, आयनिक रेडियस ऑफ, यहाँ कंपेरिजन देखना है। तो बताइए Ti4 प्लस और Mn7 प्लस। तो टाइटेनियम जो होता है इसमें 22 में 4 गया तो इसमें भी 18 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, और Mn7 प्लस में 25 में 7 गया तो ये भी 18, यानी कि दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज है। तो हम लोग क्या देखेंगे कि प्रोटॉन की संख्या किस में ज्यादा है, यानी कि प्रोटॉन पर इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन पर इलेक्ट्रॉन मैग्नीज में ज्यादा है, तो मैग्नीज का साइज छोटा हो जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो साइज छोटा। क्यों? क्योंकि ज्यादा प्रोटॉन रहेगा तो खिंचाव ज्यादा होगा, तो साइज घट जाता है, यानी कि Mn7 प्लस एक्चुअली छोटा होता है Ti4 प्लस से, इसलिए ये गलत ऑप्शन है। Cl माइनस, Cl माइनस, दोनों Cl माइनस है, लेकिन दोनों आइसोटोप है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए दो आइसोटोप है तो न्यूट्रॉन की संख्या ज्यादा होने पर साइज जो होता है वो छोटा हो जाता है, तो इस वजह से बी ऑप्शन भी गलत है। इसे ध्यान रखना आप लोग, इंपॉर्टेंट बात है कि आइसोटोपिक केस में क्या करते हैं, आइसोटोप अगर रहेगा और मास नंबर जिसका ज्यादा है उसका साइज जो होता है वो छोटा हो जाता है। इसे ध्यान रखना। K प्लस Cl माइनस भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज है, क्योंकि K प्लस में भी 18 इलेक्ट्रॉन है, 19 में एक गया तो 18, Cl माइनस 17 में एक आया तो 18। तो आप लोग गौर करोगे कि K प्लस में 19 प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन जिसमें ज्यादा है, K प्लस में क्या है 19 प्रोटॉन, तो प्रोटॉन ज्यादा होने के वजह से K प्लस का साइज छोटा होना चाहिए, क्योंकि प्रोटॉन पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो साइज जो होता है वो छोटा हो जाता है, इस वजह से K प्लस का साइज छोटा होना चाहिए, जिस वजह से सी ऑप्शन भी गलत है। P3 प्लस और P5 प्लस की अगर हम लोग बात करें तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो साइज उतना छोटा हो जाएगा, तो यहाँ पर ये ऑप्शन सही है, क्योंकि P5 प्लस में 5 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये साइज छोटा हो गया। P3 प्लस में 3 ही इलेक्ट्रॉन निकला है तो इसका साइज इससे बड़ा होगा। इसका डिटेल सॉल्यूशन आप लोग देख सकते हो, ये सारा चीज को एक्सप्लेन करा गया, इसे एक बार आप लोग पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 28 में बोला जा रहा है कि द फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स आर रिलेटेड एज फॉलोज। इसमें क्या है, द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ नाइट्रोजन। इसे तो कई बार हम लोगों ने देखा, क्यों? नाइट्रोजन का स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से नाइट्रोजन का आयनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है, ये सही बात है, तो ए ऑप्शन सही है। द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन, वही बात को यहाँ पर रिपीट कर दे रहा है, तो ये भी सही है। दी आयनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यूज आर कंपेरेबल, हाँ बिल्कुल कंपेयर कर सकते हैं, इसमें क्या तकलीफ है, दोनों को कंपेयर करा जा सकता है। उसके बाद है द डिफरेंस बिटवीन द टू आयनाइजेशन पोटेंशियल इज टू लार्ज। नहीं 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 नहीं, ये गलत है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के आयनाइजेशन पोटेंशियल का अंतर जो होता है वो कंपेरेबल में थोड़ा बहुत अंतर रहता है, तो कंपेरेबल इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आंसर हो जाएगा ABC, क्योंकि सही ऑप्शन पूछा जा रहा है यहाँ पर। उसी का डिटेल एक्सप्लेनेशन है, आप लोग देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 29 में बोला जा रहा है कि सोडियम सल्फेट इज सॉल्युबल इन वाटर वेयर एज बैरियम सल्फेट इज स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। क्यों? क्योंकि बैरियम सल्फेट की हाइड्रेशन एनर्जी कम है सोडियम सल्फेट से, और लैटिस एनर्जी ज्यादा है, इसी वजह से, तो वही सब कुछ यहाँ पर लिया गया है। द स्पेरिंग
द हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ सोडियम सल्फेट इज मोर देन द लैटिस एनर्जी, बिल्कुल सही बात है ये, तो आंसर ए तो होगा। द लैटिस एनर्जी ऑफ बैरियम सल्फेट इज मोर देन हाइड्रेशन एनर्जी, बिल्कुल ये भी सही है। लैटिस एनर्जी हैज नो रोल ऑफ प्ले इन सॉल्युबिलिटी, ये गलत है, मतलब लैटिस एनर्जी का रोल होता है, क्योंकि सॉल्युबिलिटी डेल एच सॉल्यूशन बराबर क्या होता है, डेल एच हाइड्रेशन प्लस डेल एच लैटिस एनर्जी। ओके, यहाँ पर क्या है, दी हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ सोडियम सल्फेट इज लेस देन लैटिस एनर्जी, ये गलत है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बी और सी। इसका डिटेल सॉल्यूशन भी आप लोग देख सकते हो, ये इसका डिटेल सॉल्यूशन है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ तक हम लोगों ने आज आईआईटी का क्वेश्चन बैंक किया। ये नीट वाले बच्चों के लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियरी होगा, तो इसलिए आईआईटी और नीट वाले दोनों बच्चे इस क्वेश्चन बैंक को करो। और आप लोग यहाँ तक आए हो, जरूर से आप लोगों का थोड़ा ना थोड़ा इंटरेस्ट इसमें रहा होगा, और आप लोगों का बेनिफिट तो होने ही जा रहा है। मेरे साथ काम करने से फायदा क्या हुआ, ये जो पिछला आधा एक घंटा आप लोगों ने इन्वेस्ट किया, इसमें मेरे साथ साथ आप लोगों ने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया आईआईटी क्वेश्चन बैंक का। इस तरह से सोचो, आप लोग अगले 30 घंटे में अगर 30 चैप्टर के आईआईटी क्वेश्चन बैंक कर लेते हो मेरे साथ साथ, तो कितना बेनिफिशियरी होने जा रहा है आप लोगों को, इस बात को समझना। और एक जरूरी बात कि आप लोग प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच शेयर भी करो। ऑल द बेस्ट।